Sum number 3 in the books of C Limited branch accounting का sum number 3 जो होमवर्क था ना प्लीज प्रॉपर्ली चेक करोगे, जहाँ भी कंफ्यूजन है पूछ लोगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रांच स्टॉक कितना है 15,000. बाई स्टॉक रिजर्व या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे डैश दे करके स्टॉक रिजर्व से लोडिंग बोला था कॉस्ट के ऊपर में 1/3, तो आईपी पे 1/4 होगा, तो 3,750 है. डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे डैश देके डेटर्स 11,400 है. टू गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट साइड में ऑब्वियसली 67,000 है. बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच उसका लोडिंग 1/4 ऑफ 67,000 16,750 है. इसके बाद बाई बैंक करके कैश सेल्स 31,000 है. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालने के लिए मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अगर बनाए हो तो उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,400. बाई बैलेंस कैरेट डाउन अच्छा सॉरी कलेक्शन तो दिया हुआ ही था, कलेक्शन दिया हुआ था, अपने को क्लोजिंग बैलेंस निकालना था नहीं, सॉरी. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000 था. टू सेल्स 37,400. बाई डिस्काउंट अलाउड 300. बाई बैड डेट्स 250. बाई बैंक करके कलेक्शन 40,000. जो बचेगा बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना 8,250. तो ब्रांच अकाउंट में बाई बैंक अकाउंट करके कलेक्शन तो 40,000 ही है. बोलो हाँ 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 बोलते रहा था बीच में. बाई बैलेंस कैरेट डाउन में स्टॉक 13,400 है. डेटर्स 8,250 है. डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरेट डाउन स्टॉक रिजर्व 13,400 बाई 4 कितना 3,350. डेबिट साइड में टू बैंक करके एक्सपेंसेस 6,700. जो बचेगा वो टू पीएल 9,700. ये हो गया ब्रांच का प्रॉफिट. सम नंबर 1 में इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रांच स्टॉक है 40,000. डेटर्स है 14,000. पेटी कैश 1,500. फर्नीचर 12,000. प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 1,150. क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,100. बोलो हाँ. ये सब सीपीआईपी का था ही नहीं, कोई झमेला नहीं है. टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,80,000. बाई बैंक कैश सेल्स 3,30,000. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,35,000. डायरेक्ट पेमेंट बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस 22,000. वही बाई बैंक के अंडर में ही आ जाएगा डैश दे करके. बाई बैंक के नीचे डैश दे करके कैश सेल्स था 3,30,000. कलेक्शन था 1,35,000. डायरेक्ट रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स डायरेक्ट पेमेंट बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस था 22,000. डेबिट साइड में टू बैंक रेंट 12,000. सैलरी 5,400. पेटी कैश 4,000. इंश्योरेंस पूरा 1,600 पूरा. बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स 4,000.
बाई बैलेंस कैरेट डाउन में स्टॉक 38,000, फर्नीचर 10,800, डेटर्स का अकाउंट में आओ एक बार आप। डेटर्स अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 14,000 था, टू सेल्स 1,83,000, बाई बैंक 1,35,000, बाई कैश अगेन, ये बाई बैंक अगेन कर सकते हो 22,000 रुपये जो डेटर्स को ने एचओ को पेमेंट किया था 22,000, बाई डिस्काउंट अलाउड 1,100, बाई सेल्स रिटर्न 7,000, जो बचेगा बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो रहा है बैलेंस 31,900, बाई बैलेंस कैरेट डाउन ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 31,900, बाई बैलेंस कैरेट डाउन के नीचे डेटर्स आ जाएगा 31,900, बाई बैलेंस कैरेट डाउन के अंडर में प्रीपेड इंश्योरेंस भी आएगा कितना 400, पेटी कैश भी आएगा। आपको याद होगा लास्ट डे वर्किंग्स करवाए थे ना, मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट कितना आएगा 2,650, बाई बैलेंस कैरेट डाउन के अंडर में पेटी कैश 2,650। एक चीज और आएगा क्रेडिट साइड में, बाई एबनॉर्मल लॉस 4,800, दैट्स इट। एबनॉर्मल लॉस 4,800, जो गुड्स लॉस से फायर था ना, लॉस ऑफ स्टॉक से फायर वो। अब आप देख लो आपका प्रॉफिट 2,10,000 आ जाएगा। बैलेंस शीट नंबर 1 में बैलेंस शीट भी बनाने बोला था, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट एज ऑन वो सब कुछ तो लिखना ही होगा आपको, राइट। फॉर्मेट ड्रॉ करना ही होगा। 31 दिसंबर 15 है ना, सिंपल पूरा बैलेंस शीट नहीं बना है, ठीक है ना। बैलेंस शीट के पास में ना आपको एक चीज लिखना होगा, एक्सट्रैक्ट ओनली, क्योंकि आप पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, खाली उसका एक पार्ट बना रहे हो आप। तो ब्रांच स्टॉक जो साल के एंड में स्टॉक बचा हुआ अपने पास कितना था 38,000 था पूरा। ब्रांच डेटर्स कितना था याद है 31,900 था क्या, जो अपने ब्रांच डेटर्स अकाउंट से निकाले थे। प्रीपेड इंश्योरेंस भी था ना 400, ब्रांच के पास पेटी कैश का पैसा भी पड़ा था ना 2,650, हाँ या ना, मतलब जो भी बाई बैलेंस कैरी डाउन के अंडर में था यार, सारा चीज आ जा रहा है। ब्रांच का फर्नीचर भी था 10,800, और कुछ था क्या बाई बैलेंस कैरेट डाउन के नीचे, नहीं ना। और टू बैलेंस सीडी को लायबिलिटी था नहीं सब में, बस ये यहीं पे अपने ब्रांच अकाउंट को छोड़ देंगे, टोटलिंग नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो क्या होगा ना, एचओ का प्रॉफिट भी रहेगा, वो सब कुछ मिल मिला के आएगा ना किस तरह लिखिए, एंड टोटलिंग नहीं करेंगे, बस ऐसे सिंगल एंड डबल एंड देके छोड़ देंगे। एक्सट्रैक्ट ओनली का यही मतलब होता है, क्लियर। सम नंबर 4, कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाना था इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड। ब्रांच अकाउंट का नाम दिया तो आगे कानपुर लिख देना। कॉस्ट प्लस 25% में माल भेजता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक इज 75,000। जब कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली ये प्राइस आपका आईपी है।
जैसे गुड्स इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस, ये तो इनवॉइस, तो इनवॉइस प्राइस है ही, समझ में आ रहा है। बाकी की मैं जब कुछ नहीं बोला ना तो वो सब आईपी है फिर। मतलब ओपनिंग स्टॉक 75,000 एंड अगर सीपी दिया भी रहता ना तो अपने को आईपी पे कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि आईपी का सम्स है, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 है, तो बाई साइड में मतलब क्रेडिट साइड है, बाई स्टॉक रिजर्व या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे लिखे तो भी चलेगा। कॉस्ट के ऊपर 1/4 था तो सेलिंग प्राइस पे 1/5 हो जाएगा, कितना 15,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर में डेटर्स भी आएगा, कितना 42,000। बाई बैलेंस कैरेट डाउन स्टॉक आएगा 90,000, डेटर्स आएगा 54,000। डेबिट साइड में टू स्टॉक रिजर्व भी आ जाएगा या फिर टू बैलेंस कैरेट डाउन के नीचे क्लोजिंग स्टॉक वाले का लोडिंग 18,000, 18 हो रहा ना, 90,000 का 1/5। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 5,46,000। क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग कितना होगा 109200, 1,09,200। टू बैंक अकाउंट करके डैश देंगे रेट्स एंड टैक्सेस 24,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,800। वेजेस पेड 20,400, वेजेस पेड 20,400। क्रेडिट साइड में बाई बैंक कैश सेल्स 3,24,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,98,000। डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरेट डाउन के अंडर में डैश देके आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर वेजेस स्टिल ओइंग, वेजेस पेड तो दे दिया था, वेजेस स्टिल ओइंग मतलब अभी इतना देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग हो गया ना वो। टू बैलेंस कैरेट डाउन आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। बस और कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। Now find out the profit or loss. So profit would be 58,000. Sum number 2, 6, 7, 8. These sums will be homework, but पहले आप अच्छे से पढ़ लो, आपको क्या प्रॉब्लम है पहले आप पूछ लो। नंबर 2, 6, 7, 8। लिसन एवरीवन, सम नंबर 2 में ना आप लोगों ने देखा शॉर्टेज दिया हुआ है, मिला। फिर आप लोग को दिया हुआ था पिल्फरेज, हाँ या ना, और फिर आपको दिया हुआ था नॉर्मल लॉस, isn't it? पहले बात यहाँ जो वर्ड था ना पिल्फरेज, पिल्फरेज का मतलब समझो पिल्फरेज होता क्या है। ये सब वर्ड्स बहुत सारे आएंगे अकाउंट्स में। पिल्फरेज इज बेसिकली छोटा छोटा चोरी जो एम्प्लॉइज लोग कर लेते हैं। कैसे? सपोज यार आपका ग्रोसरी स्टोर्स है, अब आपके यहाँ 60 वर्कर्स जो काम करते हैं, कोई 5 एक्लेयर्स पॉकेट में डाल के ले जाता है, घर से टिफिन आया, टिफिन धो करके 2 साबुन उसमें ले गया टिफिन में डाल करके। अनअवॉइडेबल लॉस है, इसको रोक नहीं सकते, थोड़ा बहुत लॉस हो गई। 2 इरेजर पॉकेट में डाल के ले गया, वो पिल्फरेज बोलते हैं इसको।
पिलफरेज यूजुअली नॉर्मल लॉस माना जाता है। पिलफरेज नॉर्मली माना जाता है कि नॉर्मल बिजनेस में हो गई। आप लोग याद हो कंसाइनमेंट वगैरह में बात किए थे, लॉसेस दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस इज सच अ लॉस विच इज इनहेरेंट टू द नेचर ऑफ योर बिजनेस। आप कुछ भी करके ना उस लॉस को रोक नहीं सकते, हो गई, आप कितने भी शाणे क्यों ना हो, वो लॉस हो गई। एबनॉर्मल लॉसेस ऐसा है जो नॉन रिकरिंग नेचर होता है, जो बार बार नहीं होता है, हो गया, आग लग के जो माल जला, वो एबनॉर्मल लॉस है, बराबर है। अभी नॉर्मल क्या इसमें होता है कि अकाउंट्स में हम लोग एबनॉर्मल लॉस को तो रिकॉर्ड करते हैं। आपने क्लास 11 से फाइनल अकाउंट्स में किया है, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय एबनॉर्मल लॉस वर्ड क्लास 11 से आता है, जर्नल से भी आता था, बट कभी नॉर्मल लॉस वर्ड आपने सुना नहीं था उस टाइम तो, क्योंकि नॉर्मल लॉस बिजनेस में रिकॉर्ड होता ही नहीं। उस लॉस को इग्नोर करते, रिकॉर्ड करते ही नहीं है। हाँ, नॉर्मल लॉस ऑफ क्वांटिटी को कंसिडर किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने में, क्वांटिटी को। तो अपने यहाँ पे वैल्यूएशन अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपने को वो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, अगर वेजिटेबल्स वाला जो आदमी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेच रहा है, उसको पता है यार, अगर उसने इस बार इस महीने में अगर उसने 10,000 किलो आम खरीदा है बेचने के लिए, तो 10,000 किलो तो नहीं बेच पाएगा, उसमें से हो सकता है 100 किलो तो वहीं सड़ जाएगा, या 100 किलो आम का रस तो आम रस वहीं निकल जाएगा, हाँ है ना, बाकी बेच सकता है। तो ये 100 किलो, उसका ये जो 1% है, उसने जो 1000 किलो खरीदा, सब उसका 10%, ये जो 100 हो रहा है, ये उसका नॉर्मल लॉस है। एंड एबनॉर्मल लॉस क्या है सर? राहुल वहां से साइकिल लेके जा रहा था, लड़की को देखते थे, साइकिल को उसके आम के ठेला पे चढ़ा दिया, उसका 200 किलो आम का रस वहीं निकल गया, ऊपर से किसी ने राहुल को उठा के उसके आम के ठेले पे फेंक दिया, 400-500 किलो आम और गया, वो एबनॉर्मल लॉस है। दैट्स वेरी क्लियर। एबनॉर्मल लॉस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मल लॉस इग्नोर किया जाता है। अभी सर यहाँ पे ना 3 बातें दी, एक था नॉर्मल लॉस, एक था शॉर्टेज, एक था पिलफरेज। नॉर्मल लॉस तो नॉर्मल उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे, हाँ या ना। पिलफरेज को भी हमने क्या माना, नॉर्मल ही मान लिया जाता है, उसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा। क्लियर? शॉर्टेज नॉर्मल भी होता है, एबनॉर्मल भी होता है, दोनों ही हो सकता है। अभी सम्स में जब हमको नॉर्मल लॉस भी दे दिया, पिलफरेज भी दे दिया, अब शॉर्टेज को अपने यूजुअली एबनॉर्मल ही मानेंगे। मतलब नॉर्मल नेचर का शॉर्टेज भी होता है, तो नॉर्मल नेचर का शॉर्टेज है तो इसको इग्नोर करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट अगर एबनॉर्मल नेचर का शॉर्टेज है तो लिखेंगे। कहने का मतलब है ये शॉर्टेज स्टॉक हम लोग जब बनाएंगे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय शॉर्टेज ऑफ स्टॉक 4000। ये क्लियर है सबको? बाय शॉर्टेज ऑफ स्टॉक 4000 लिख देंगे। समझ में आया यहां तक? हेलो? इम्प्रेस्ड कैश इज नथिंग बट पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड में आ जाएगा। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, तो अपने डेबिट साइड में 2 बैंक लिखते हैं ना, हेलो, डेबिट साइड में 2 बैंक लिखते हैं ना, हेड ऑफिस से पैसा भेजता है, 2 बैंक करके रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, वहीं पे डैश देकर के पेटी कैश, बराबर है। तो ये बात समझिए आप, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया, एंड एचओ ने कितना भेजा वो भी दे दिया, वही तो चाहिए अपने को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और 2 बैंक के अंदर में ये 2500 आ जाएगा। उसके बाद एक चीज और था, ट्रांसफर नहीं, और तो साइन इस सब में, दैट्स इट। अभी देखो सॉरी, बोला मैनेजर को कमीशन मिलना 5% ऑन द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आएगा तो कमीशन देना है, पहली बात तो लॉस होगा तो इग्नोर, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस माइनस सब कुछ करने के बाद 5% जो प्रॉफिट आएगा उसका 5/100 इनटू द प्रॉफिट, ब्रांच अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे, टू मैनेज कमीशन का जी हो जाएगा ना।
अगर प्रॉफिट आएगा तो मैनेजर्स कमीशन, ब्रांच का प्रॉफिट निकालोगे पूरा, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 5% ब्रांच अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू मैनेजर्स कमीशन, राइट। नंबर 6 में पहली बात तो 2 साल का अकाउंट्स बनाना है आपको, राइट। 2 साल का, प्लीज 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 होशियारी करके बगल बगल में कॉलम बना के मत कीजिएगा। हमारे पास होशियार लोग बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने 3 बार रिपीट किया, प्लीज प्लीज प्लीज। 2015 का अलग, 2016 का अलग, ठीक है। तौबा तौबा, एक साथ बगल बगल में मत बनाइएगा। जयपुर ब्रांच अकाउंट ये 2 साल का बनेगा। अभी 2015 में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, सीधी सी बात। जो क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर एट आईपी, ये हमारा 2015 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ऑब्वियसली ये 2016 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। मुझे इस समय कुछ बताने लायक दिख नहीं रहा, आप लोग बता दो, कुछ पूछना है क्या? गुड्स I appreciate your reading, संचिता मैम, राइट। गुड्स डिस्ट्रॉयड वर्ड यहाँ गलत है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस, इज वेरी गुड रीडिंग। गुड्स रिटर्न है, ये डिस्ट्रॉयड नहीं, काट दीजिए इसको। ये डिस्ट्रॉयड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस कैसे हो सकता है, राइट। सो इट्स गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच डैश जगह रिटर्न्स, कौन से साल में? 2015 में। What else? Any more doubt, anyone? Be quick. नंबर 7 में ना 2-3 बातों पे ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों का डाउट्स ले लूंगा। फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन आईपी बेस्ड है, हाँ या ना? गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। साफ जाहिर है कि हमको आईपी पे हमको बनाना है, मतलब इवन अगर कॉस्ट प्राइस पे दिया तो हमको आईपी पे कन्वर्ट करना होगा एंड लोडिंग उल्टा साइड में लाना होगा। कहने का मतलब, स्टॉक ऑन 1416 एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट टू हेड ऑफिस बोला है। मैं एक बात सवाल पूछ रहा हूं, फिर सोचिएगा, अगर यहां पे एट कॉस्ट टू ब्रांच रहता, एट कॉस्ट टू एचओ लिखा है ना, मैं बोल रहा हूं ये भी तो लिखा हुआ हो सकता था एट कॉस्ट टू ब्रांच। अब बताओ दोनों में अंतर क्या है? अगर अभी एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस है तो ये सीपी है या आईपी है? ये सीपी है, हाँ है ना। और अगर एट कॉस्ट टू ब्रांच लिखा होता तो क्या होता? आईपी होता, हाँ है ना। पहले बताइए, मतलब यार अभी ना एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस लिखा 55,000, तो अभी अपने को इसको आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लोडिंग कितना बोला है? कॉस्ट प्लस 25%, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन स्टॉक लिखेंगे, 55 लिखने से नहीं चलेगा। 55,000 प्लस उसका 25%, समझ में आ रहा है प्रकाश बाबू? तो 55,000 प्लस उसका 25% मतलब हो गया 13,750 शायद, क्या 68,750 हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ प्रकाश? चलो उसके बाद डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस है, फर्नीचर है, पेटी कैश है, एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक बोला है, इतना है। स्टॉक का भी जब कुछ नहीं बोला, क्या मानेगा इसको भी? सॉरी, जब कुछ नहीं बोला है तो ये आईपी ही है, जब कुछ नहीं बोला है तो आईपी ही होता है वो, ठीक है ना। अभी ना कुछ अच्छा से आगे देखिए, ट्रांजैक्शंस फॉर 6 मंथ, 6 महीने का ट्रांजैक्शंस है, प्लीज हैव टू बी केयरफुल। 6 महीने का ट्रांजैक्शन है, उसके बाद ही हाथों दिखते डेप्रिशिएट फर्नीचर 20% पर एनम। तब तक मालूम है डेप्रिशिएशन का तो कुछ करते नहीं, बट माइनस करने के बाद बाई बैलेंस शीट में लिखते हैं ना, तो फर्नीचर वैल्यू कितना लिखेंगे बता सकते हो भाई? बिना कैलकुलेटर यूज किए, चलो ओरली बिना कैलकुलेटर 1800 या 1200 माइनस करना है, खत्म यार।
यार 20% पर एनम है, 6 महीने का है, लेकिन 6 महीने का चार्ज करेंगे तो 10%, हाँ ऐसे आधा, तो 1200, तो 12,000 में से 1200 माइनस, कैमरा में ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लोग हंसेंगे बाद में मेरे ऊपर। 12,000 में से 1200 माइनस 10,800। बस कहाँ कैलकुलेटर हम लोग इतना खराब हो गया है, ये वाला तेरा राइट था। हाँ हर्षा बोली हमारा राइट बोला, हमको तो कुछ नहीं बोल रहे, एकदम राइट था, पर टाइम लगा। इसको फास्ट करो प्लीज, डे टू डे लाइफ में बहुत मार खाओगे। वेल कमिंग टू दिस, सो द फर्नीचर हमारा बाय बैलेंस कैडर में कितना आएगा यार, 10,800, क्योंकि 12,000 के ऊपर में 20% डेप्रिसिएशन दिख रहा है, लेकिन 6 महीने का तो डेप्रिसिएशन 1200 होगा ना, सो बैलेंस कैडर में आ जाएगा 10,800। मेन बात वो नहीं था, मेन इस सम के अंदर अब पार्ट शुरू हो रहा है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट आईपी 2,25,000। प्लीज लैंग्वेज, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, रिसीव हुआ हेड ऑफिस इतने का। थोड़ा आगे जाके देखिएगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच ऑन 27/9/2016, रिसीव्ड विद द ब्रांच ऑन 5/10/2016। एंड आप बना कब का रहे हो, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस कब का बना रहे हो, फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर 2016। हाँ है ना, कहने का मतलब है गुड्स सेंट टू ब्रांच हम लोग लिखते हैं ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,26,500 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कि ब्रांच बोल रहा है हमको रिसीव हुआ है 2,25 का, ब्रांच बोल रहा है कि हमको रिसीव हुआ है 2,25, और 27 सितंबर को हेड ऑफिस ने भेजा था ब्रांच को, बट ब्रांच को मिला बाद में। हम लोग जो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या लिखते हैं, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखते हैं, हाँ है ना, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग किसके बुक्स में बनाते हैं, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एचओ के अंदर से बना रहे हैं। तो पता है क्या होगा इसमें, इसमें ना जब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे ना, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,26,500 हो जाएगा। बाई बैलेंस कैरेट डाउन जब करते हैं ना, उसमें गुड्स इन ट्रांजिट आ जाएगा 1,500। समझ में आ रहा है क्यों, 1,500 भी तो लास्ट डेट में क्लोजिंग स्टॉक के जैसे ही है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है बाई बैलेंस शीट में लिखते हैं कि नहीं, तो गुड्स इन ट्रांजिट भी वैसे ही आ जाएगा, एंड इसका लोडिंग भी आएगा डेबिट साइड में। तो गुड्स इन ट्रांजिट का लोडिंग भी आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। ट्रेड डिस्काउंट में कुछ होगा नहीं, ट्रेड डिस्काउंट तो क्लास 11 से जानते हो ना, रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ये इंफॉर्मेशन बकवास है। क्लियर, कैश डिस्काउंट तो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा ना, खाली डेटस अकाउंट में आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, पेटी कैश बुक नहीं है, पेटी कैश बैलेंस है वो, पेटी कैश बैलेंस है वो, ठीक है ना। नंबर 8 आप लोग को नहीं करना है, नंबर 8 का आप लोग फॉर्मेट और करके आ जाना भले ही, ठीक है। नंबर 8 आप लोग को सॉल्व नहीं करके आना है पूरा, ठीक है, वो हम करवाएगा।